हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा लेक्चर नंबर 59 है आप लोगों के साथ, जिसमें हम लोग पर्यावरण संबंधी आंदोलन पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज हम प्रशांत घाटी विवाद या साइलेंट वैली कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रशांत घाटी विवाद क्या है। केरल के पालाघाट जिले में प्रशांत घाटी नाम का एक क्षेत्र है। सामान्यतः वनों और शोर मचाने वाले कीटों की इस क्षेत्र में अनुपस्थिति के कारण ही इस क्षेत्र को प्रशांत घाटी के नाम से जाना जाता है। यहीं के वन संसार में शेष बच रहे उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में से एक हैं। यह घाटी हमारे देश के पश्चिमी घाटों वेस्टर्न घाट्स में पाए जाने वाली वनस्पति युक्त वनस्पतियों की दृष्टि से सर्वाधिक घना क्षेत्र है और इस क्षेत्र में तरह तरह के जंगली जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में केरल राज्य द्वारा एक जल विद्युत परियोजना आरंभ की गई थी। परियोजना के कारण इस क्षेत्र में प्राकृतिक असंतुलन में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा वन्य प्राणियों की विनाश की आशंका व्यक्त करते हुए आंदोलन प्रारंभ किया गया। सरकार के मौन रहने पर फ्रेंड्स ऑफ द ट्रीज सोसाइटी ने केरल हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की, जिसे 30 अगस्त 1979 को हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस परियोजना को रद्द कर दिया। इस परियोजना को रद्द करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि इस क्षेत्र में, इस वन क्षेत्र में बहुत से ऐसे जंगली जानवर रहते थे जिनकी संख्या अब कम होते जा रही है। जैसे कि यहाँ तेंदुआ रहते थे, सांभर, मूसक हिरन, बार्किंग डियर, जंगली कुत्ता, हाथी, मैक्यू, बंदर, बड़ी बड़ी गिलहरियाँ आदि विभिन्न दुर्लभ जंतु यहाँ पाए जाते थे। तो अगर वो जल विद्युत परियोजना प्रारंभ वहाँ पे चलाई जाती तो ये जीवों का समाप्त होना तय था, निश्चित था। इसलिए इसके विरोध में सरकार के पास याचिका डाली गई, जिसे हाईकोर्ट ने 1979 में स्वीकार करते हुए परियोजना को रद्द कर दिया। तो यही है प्रशांत घाटी विवाद या साइलेंट वैली कंट्रोवर्सी। ठीक है। पर्यावरण आंदोलन से संबंधित एक अन्य प्रमुख नाम मेघा पाटेकर का है। नर्मदा भारत की एक प्रमुख नदी है जो जबलपुर से मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से से गुजरते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। इससे अधिकांश क्षेत्र जनजातियों से संबंधित हैं। जब सरकार द्वारा नर्मदा पर बांध की एक बड़ी परियोजना आरंभ करने के प्रयत्न आरंभ हुए तो इससे मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से के जंगलों के लिए खतरा पैदा होने के साथ ही जनजातियों के विस्थापन की भी गंभीर समस्या हो जाने की संभावना हो गई। इस दशा में मेघा पाटेकर ने एक व्यापक आंदोलन आरंभ करके नर्मदा बांध की ऊंचाई पर भारी विरोध किया तथा पर्यावरण को बचाने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। इसी के प्रभाव से इस क्षेत्र में पर्यावरण असंतुलन की समस्या को रोका जा सका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत मेघा पाटेकर ने भी पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत से कार्य किए हैं। अब तो ये हो गया कि व्यक्तिगत रूप से किन किन लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दिया। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण आंदोलन में सरकार की भूमिका क्या रही है।
गवर्नमेंट की भूमिका क्या रही है इसके बारे में हम देख लेते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इन्वायरमेंटल मूवमेंट, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण वर्तमान में मानव समाज का सबसे प्रमुख आंदोलन है। ये सबसे प्रमुख आंदोलन है। सारे तरह के आंदोलन की उपयोगिता इसके सामने कुछ नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट ये आंदोलन है, ठीक है। भारत में पर्यावरणविदों, समाज सेवकों तथा नागरिकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन करने के साथ ही शासकीय स्तर पर भी विभिन्न प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला है न्यायाधिकरण की स्थापना। इस ट्रिब्यूनल के अंतर्गत ये है कि जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उन लोगों को सार्वजनिक रूप से वो उनके लिए कानून बनाए गए हैं और उन पर निगरानी रखने का काम एक निगम करता है, ठीक है। न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है कि पर्यावरण को कोई भी औद्योगिक इकाइयाँ नुकसान न पहुंचाए। दूसरा है पर्यावरण वाहिनी का गठन, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल कोर। पर्यावरण वाहिनी का गठन किया गया। इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक एक पर्यावरण वाहिनी स्थापित की गई। वे जिले जहां औद्योगिक प्रदूषण की घटनाएं अधिक हैं उनमें कमी लाने पर जोर दिया गया। तीसरा है वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण। वन संरक्षण, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड प्लांटेशन। वन संरक्षण अधिनियम के बनने से केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अब गैर वन्यों के लिए वन भूमि का प्रयोग करना प्रतिबंधित हो गया है। यदि विशेष दशाओं में इस तरह की अनुमति दी भी जाती है तो वह अनुमति क्षतिपूर्ति के रूप में पुनः वन लगाने के शर्त के साथ ही दी जाती है। चौथा है जीव जंतुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल क्रीचर्स। पर्यावरण की रक्षा के लिए जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से भारत में जीव जंतुओं का संरक्षण बृहद पैमाने पर किया जा रहा है। पांचवा है वन्य जीवों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार उन वन्य जीवों को मारने या उनका व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाघ परियोजना लागू करके बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। बाघों के संरक्षण की तरह गैंडा, बारहसिंघा, काला हिरन आदि वन्यजीवों का भी संरक्षण किया जा रहा है। छठा पॉइंट है प्रदूषण नियंत्रण या पोल्यूशन कंट्रोल। जल, वायु तथा ध्वनि से संबंधित बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं, जिनमें जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम तथा जल उपकरण अधिनियम तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उन कानूनों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अंतर्गत रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक उपकरणों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है संशोधित राष्ट्रीय वन नीति, मॉडिफाइड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसमें 4 तरह के पॉलिसी हैं। पहला है प्राकृतिक वनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करना।
दूसरा है समाज की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात ईंधन, चारा और इमारती लकड़ियाँ जैसी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तीसरा है समाज और वनों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। चौथा है वन संरक्षण के लिए वन संबंधी कानूनों और वनों की रक्षा करते हुए वन संबंधी कुछ रियायतें देना। तो इस प्रकार से इन्हीं नियमों के अंतर्गत संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। 8वां पॉइंट है शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना। पर्यावरण संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर अनिवार्य रूप से अनिवार्य कर दी गई है। आज पर्यावरण आंदोलन को एक जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए प्रतिवर्ष एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद है 9वां है अंतिम पॉइंट है गंगा कार्य योजना। सरकार द्वारा देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा की सफाई के लिए सन 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसके बाद भी गंगा के प्रदूषण में कमी नहीं हो सकने के कारण 2014 में नमामि गंगे नाम से एक व्यापक योजना तैयार की गई, जिस पर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। तो उपयुक्त प्रयत्नों के अतिरिक्त भी सरकार द्वारा अनेक संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के द्वारा भी पर्यावरण का संरक्षण करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें प्रमुख हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48(1) में उल्लेख है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा तथा उन्नति एवं देश के वन एवं अन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु कार्य करना। अनुच्छेद 51 में इसके लिए कार्य किया गया है। 1976 में संविधान के 42 जब 42वां संशोधन किया गया संविधान का, तब इसमें एक अध्याय जोड़कर पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्य में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने 1980 में ही वन संरक्षण अधिनियम बनाया। सन 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू किया गया। यह पर्यावरण सुधार की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम पर्यावरण के सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या प्रयास किए गए हैं, वैश्विक स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।